नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें हम हरियाणा करंट अफेयर जो फरवरी मंथ की है 2026 की, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो हरियाणा का बजट आया है 2026 उसके मेन की पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे ऊंची इमारत बनाई जाएगी? तो जो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है, देश की सबसे ऊंची इमारत बनाई जाएगी। इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा सरकार अपने एक बड़े ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के सेंटर में भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की योजना बना रही है। यह प्रोजेक्ट गुरुग्राम के पास द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे तैयार होगा, जो 1000 एकड़ में फैला होगा। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची इमारत बनाई जाएगी देश की? तो इसका सही आंसर गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में अगले साल कितने नए महिला पुलिस थाने बनेंगे? तो ये बजट में इसकी घोषणा हुई थी। तो हरियाणा में जो अगले साल है 7 नए पुलिस थाने बनेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हरियाणा सरकार आगामी वर्ष 7 नए थाने खोलने का विचार कर रही है। ये कहाँ खुलेंगे? लोहारू, बरवाड़ा, नरवाड़ा, समालखा, महम, रादौर और पेहुआ में 7 नए थाने खोलेगी। तो प्रदेश में अभी तक 33 महिला थाने हैं व 239 महिला हेल्प डेस्क कार्यरत है। तो अगले साल 7 नए महिला थाने खुलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया? तो जो 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता है, इसका आयोजन हरियाणा के मानेसर गुड़गांव में किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 28 फरवरी 2026 को गुरुग्राम के मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी गैरिसन में किया गया। अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रक बोर्ड के तहत आयोजित यह कार्यक्रम पूरे भारत की एक विशिष्ट पुलिस व अर्धसैनिक सामरिक टीमों को एक साथ लाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में फरवरी 2026 तक औसतन भूजल स्तर है कितने मीटर तक पहुंच गया है? तो ये फरवरी 2026 तक जो हरियाणा का औसतन भूजल है ये 23.02 मीटर तक पहुंच गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में हरियाणा में 31 ब्लॉक की सुरक्षित की श्रेणी में है, जबकि 91 ब्लॉक अति दोहन की श्रेणी में आ चुके हैं। पहले यह 88 थे, लेकिन अब 3 और ब्लॉकों को भूजल का है जो दोहन बढ़ गया है। 6 ब्लॉक क्रिटिकल व 15 सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं। सरकार की ओर से सदन में दी गई जानकारी के अनुसार अब प्रदेश में औसतन भूजल स्तर 23.02 मीटर तक पहुंच गया है। तो फरवरी तक जो हरियाणा का औसतन भूजल स्तर है वो 23.02 मीटर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से की है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रव्यापी जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की शुरुआत राजस्थान के अजमेर से की है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए देशव्यापी अभियान की शुरुआत की। इसके तहत देश भर की 14 से 15 साल के बीच की सभी लड़कियों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में गोडशील्ड 4 वैक्सीन की एक डोज दी जाएगी। अगर ये पूछ ले कि इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो इस वैक्सीन का नाम है गोडशील्ड 4 वैक्सीन। ये 14 से 15 साल की लड़कियों को दी जाएगी जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। तो इसके लिए माता पिता या अभिभावक की मंजूरी ली जाएगी। हरियाणा में इस वैक्सीन को 28 फरवरी से अगले 3
महीने तक स्पेशल कैंपेन मोड में चलाया जाएगा, जिसके बाद इसे रूटीन का हिस्सा बना दिया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है, जो भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा आम कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो जो हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 है, इसे किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर दीपक थपकन नायर व डॉक्टर अविनाश बासु को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के प्राध्यापक डॉक्टर दीपक थपकन नायर और अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर के वैज्ञानिक डॉक्टर अविनाश बसु को सम्मानित किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए इन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। तो ये जो हरियाणा के राज्यपाल है प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने ये प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अब पूछा है कि 2023 में जो राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार ये किसे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सुदेश कौर खड़ूजा को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी से सम्मानित IISER मोहाली और एमेरिट्स पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के प्राध्यापक डॉक्टर सुदेश कौर खड़ूजा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार में वर्ष 2022 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया। तो 2022 के लिए डॉक्टर अरविंद कुमार व डॉक्टर राजकुमार। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, इनको सम्मानित किया गया है। इनके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए CSIR भावनगर के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार और पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के प्राध्यापक डॉक्टर राजकुमार को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये है युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया। तो युवा जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है ये डॉक्टर जोगेंद्र सिंह व डॉक्टर स्वाति सिंह को दिया गया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए IISER मोहाली के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर जोगेंद्र सिंह और LV प्रसाद नेत्र संस्थान हैदराबाद की परामर्शदाता नेत्र चिकित्सक डॉक्टर स्वाति सिंह को सम्मानित किया गया। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए इन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 2026 को राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया था। नेक्स्ट ये थी फरवरी की करंट अफेयर। अब हम जो 9 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल जो बदले गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दिल्ली के जो है नए उपराज्यपाल बने हैं वो तरनजीत सिंह संधू को बनाया गया। जो बिहार के नए राज्यपाल बने वो सैयद अता हसनैन को बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल RN रवि को बनाया गया है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को बनाया गया है। तेलंगाना के नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को बनाया गया है। और जो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कविंदर गुप्ता को बनाया गया है। जबकि नागालैंड के नए राज्यपाल नंद किशोर यादव को बनाया गया है। और लद्दाख के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया। और तमिलनाडु के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को बनाया गया है। अब हम
हरियाणा जो बजट है 2026-27 उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो बजट का आकार, जो अब की बार जो बजट है हरियाणा का वो 2,23,658.17 करोड़ रुपए का पेश हुआ है। और इसको पेश किया है हरियाणा के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री, एक ही है हरियाणा वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्तुत किया है। वेशभूषा इन्होंने केसरी रंग की पगड़ी पहनी थी और बजट में इन्होंने 3 घंटे 10 मिनट का कुल भाषण दिया था। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। आगे की हरियाणा का बजट कौन बनाता है? यह जो हरियाणा का बजट वित्त विभाग के द्वारा बनाया जाता है। इसमें वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, जो वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार व अन्य विभागीय अधिकारी शामिल होते हैं। अब हम आपको बताएंगे बजट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसके 6 चरण है कुल। तो जो बजट बनाने की प्रक्रिया का पहला चरण है वो है विभागों से प्रस्ताव। सबसे पहले विभागों से प्रस्ताव लिया जाता है कि कौन से विभाग में कितने फंड की आवश्यकता है, कौन से कार्य के लिए कितने फंड की आवश्यकता है। तो पहला चरण है विभागों का से प्रस्ताव। सभी विभाग अपनी योजना व खर्चों का अनुमान भेजते हैं। दूसरा चरण है वित्त विभाग का विश्लेषण। जो पहले में सभी विभागों ने अपनी योजना व खर्चों का अनुमान भेजा था, उस जो वित्त विभाग है उसका विश्लेषण करेंगे। तो प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे, संसाधनों की जांच करेंगे और प्राथमिकता तय करेंगे कि कौन से विभाग को कितना बजट देना है और किस परियोजना को पहले मतलब बजट देना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आएगा तीसरा चरण आएगा। तीसरा चरण है स्वीकृति और प्रस्तुति चरण। पहले स्वीकृति चरण आता है। जो तीसरा चरण है इसमें कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है। अंतिम मसौदा मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के पास भेजा जाता है। उसके बाद चौथा चरण आएगा विधानसभा में प्रस्तुति। तो जो स्वीकृति होने के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है बजट। जो बजट है जो फरवरी के लास्ट सप्ताह और मार्च के फर्स्ट सप्ताह में यह बजट पेश किया जाता है और बजट हरियाणा के वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। जो अब वर्तमान हरियाणा के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही है, नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 5वां चरण होता है बहस और मंजूरी। विधानसभा में चर्चा और संशोधन होता है और मतदान के बाद बजट पास होता है। अब लास्ट है 6वां चरण होता है प्रभावी क्रियान्वयन। तो विभागों को पैसा खर्च करने की कानूनी अनुमति, बजट पेश होने के बाद विभागों को कानूनी अनुमति मिल जाती है विभागों को पैसा खर्च करने की। अब हम राज्य जो बजट है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो राज्य का बजट है संवैधानिक ढांचा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो राज्य के लिए बजट के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये जो आर्टिकल 202 है उसमें जो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। और आर्टिकल 203 में राज्य का व्यय अनुदान बताया गया है। जबकि आर्टिकल 204 में बताया गया है राज्य विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 205 में बताया गया है राज्य का पूरक बजट है। और आर्टिकल 207 में बताया गया है राज्य का धन विधेयक। आगे चलते हैं। जो आर्टिकल 202 है जो राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके बारे में बताया गया है। संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसे आधिकारिक तौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। हर वित्त वर्ष की शुरुआत में इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। हरियाणा में ये फरवरी के लास्ट सप्ताह और मार्च के फर्स्ट सप्ताह में इनमें से कभी भी इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का विवरण होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है, जो अब बताएं बजट की संरचना क्या होती है। तो बजट में पहले तो होता है कि राजस्व बजट। इसमें क्या होता है कि रोजमर्रा के खर्चे बताए गए हैं। इसमें आय बताई जाती है कि सरकार को पैसा कहाँ से आएगा। तो सरकार को पैसा आता है टैक्स से और फीस से। और सर व्यय भी बताए गए कि सरकार कहाँ पैसा खर्च करेगी। तो वेतन में और पेंशन में खर्च करेगी। इसके अलावा होती है पूंजीगत बजट। इसमें क्या होता है, संपत्ति निर्माण का कार्य होता है। तो इसमें निर्माण कार्य होता है, तो सड़क बनानी है, पुल बनाना है या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसमें पैसा खर्च होता है। या फिर निवेश में खर्च होता है, उद्योगों में या ऋण के माध्यम से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम हरियाणा की जो बजट की पृष्ठभूमि उसके बारे में जानते हैं। तो हरियाणा का जो हरियाणा का जो पहला बजट है, पहला बजट 1967 में हरियाणा का पहला बजट पेश किया गया था। तो हरियाणा का पहला बजट किसने पेश किया? तो हरियाणा की वित्त मंत्री ओम प्रकाश जैन द्वारा पेश किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? ओम प्रकाश जैन, जो हरियाणा के पहली वित्त मंत्री थी, उसके द्वारा पेश किया गया। इसके बाद उस समय राज्य पर, जो हरियाणा पर 2.35 करोड़ रुपए का कर्जा था। इस बजट में प्राथमिकता किस किस को दी गई थी? तो कृषि विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचों को पहले जो बजट में प्राथमिकता दी गई थी। यह बजट राज्य की आर्थिक नींव था। ये मतलब राज्य के निर्माण की आर्थिक नींव था जो पहला बजट था। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद युग आए बजट के लिए, जैसे कि औद्योगिक विकास युग आया था 1980 से 95। इसमें क्या हुआ था? राज्य ने कृषि के साथ साथ उद्योगों को बढ़ावा देना शुरू किया। यह वह दौर था जब कृषि और उद्योग के बीच संतुलन बनाना शुरू हुआ। मतलब दोनों एक साथ मिलके, दोनों कंधे से कंधे मिलके जो हरियाणा की प्रगति के लिए अग्रसर हुए। इसके बाद औद्योगिक विकास युग में इंडस्ट्री स्थापित हुई। कहाँ पे? फरीदाबाद में, पानीपत में, गुरुग्राम और यमुनानगर में इंडस्ट्री स्थापित हुई। नेक्स्ट उसके बाद युग आया उदारीकरण और निजी निवेश का युग आया 1991 के बाद। 91 के बाद निजी निवेश को आकर्षक बनाया गया। आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत, जो हरियाणा में बहुत निवेश हुआ। और गुरुग्राम वैश्विक आईटी हब के रूप में उभर के सामने आया। इसके बाद में सामाजिक कल्याण का युग आया, जो सामाजिक कल्याण दशक आया 2000 से 2010 के बीच में। इसमें सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी हुई, महिला कल्याण योजनाएं शुरू की गई और ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क बढ़ाया गया। मतलब ग्रामीण के जो गांवों को जो सड़क जोड़ती थी उनको मतलब पक्का किया गया और राज्य खर्च और कमाई में संतुलन आ गया। ये वो 2000 से 2010 में राज्य की जो कमाई, जो कर्जा था वो उतर गया और इनमें संतुलन आ गया था। इसके बाद में युग आया डिजिटलीकरण का, जो व्यवस्था परिवर्तन या डिजिटलीकरण और सुधार युग आया 2014 के बाद। इसमें क्या है, फाइलों का डिजिटलीकरण किया गया, सब्सिडी सीधा खातों में भेजी जाने लगी और राजकोषीय घाटों को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद जो युग आया, यह महामारी और आर्थिक लचीलापन युग आया 2020 से 22 के बीच, क्योंकि इस टाइम कोरोना आया था। तो उसमें क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र पर सर्वाधिक खर्च किया गया। गरीबों और श्रमिकों के लिए विशेष राहत पैकेज स्टार्ट किया गया और सामाजिक जो सुरक्षा खर्च है उसमें वृद्धि की गई। अब जो बजट है, ये इस बजट का मुख्य उद्देश्य है भविष्य की ओर, जो विजन, जो हरियाणा सरकार का विजन 2047 है, उसके बारे में इस बजट में वो बताया गया है। तो ये बजट 2023 से 2026 में पेश हुआ है। ये भविष्य की ओर बजट है। इसमें जल संरक्षण पर जोर दिया गया है, टेक्नोलॉजी आधारित विकास पर जोर दिया गया और दीर्घकालीन संपत्तियों पर खर्च करने को कहा गया है। नेक्स्ट है, जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये है कि पहला पॉइंट है कि हरियाणा की पहली वित्त मंत्री कौन थी? तो हरियाणा की पहली वित्त मंत्री थी ओम प्रकाश जैन, जिन्होंने पहली बार हरियाणा में 1967 में बजट पेश किया। तो हरियाणा का पहला बजट 1967 में पेश किया गया।
अब हरित क्रांति की शुरुआत तो 1967 66 67 में हो गई थी, पर जो हरित क्रांति का पीक समय था वो 1970 के दशक में था। इसके अलावा वित्तीय अनुशासन और डिजिटल सुधार की जो 2014 के बाद जो वित्तीय अनुशासन और डिजिटल सुधार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। हरियाणा में अन्न जो भंडार है वो बना, जो हरित क्रांति आई थी 1967 के दौरान, उसके बाद में हरियाणा में अन्न के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इसके बाद में मेन ये है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा अधिक बार बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो बंसी लाल ने अभी तक 13 बार सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। अब हम बजट के बारे में बात करेंगे। जो बजट है केंद्रीय करों से हरियाणा को मिलने वाला हिस्सा, जो 2010 5 से 10 के बीच 1.075 जो केंद्रीय कर से हरियाणा को हिस्सा मिलता था, 2010 से 15 के बीच 1.048% मिलता था, 2015 से 20 के बीच 1.084% मिलता था और 2021 से 26 के बीच 1.093% मिलता था। लेकिन 2026 से 31 के बीच 1.361% जो केंद्रीय कर से हरियाणा को हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जो वाटर सिक्योर हरियाणा मिशन के लिए 715 करोड़ रुपए, हरियाणा एआई मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। जो वाटर सिक्योर मिशन है इसके लिए जो है 5715 करोड़ रुपए और हरियाणा एआई मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फोरसाइट एनेक्स के नाम से 4 विभागों के लिए 1837.65 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिसमें ये विभाग सक्षम बनेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप आगामी सभी बजट जेंडर व विजन आधारित होंगे। नेक्स्ट है पहले कर्ज तेजी से बढ़ रहा था, 10.3% था, अब वृद्धि की दर कम हुई है। अब जो वृद्धि है 4.91% की दर से बढ़ रही है, लेकिन कुल कर्ज की राशि अभी भी बढ़ी है। 2026-27 में सरकार लगभग 40,148 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की योजना बना रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। जो फिस्कल डेफिसिट है ये क्या होता है कि सरकार का कुल खर्च माइनस में कुल आय प्लस में गैर कर्ज आय। जो कुल आय प्लस में गैर कर्ज आय, सरकार को जितना पैसा कम पड़ रहा है उसे पूरा करने के लिए जितना कर्जा लेना पड़ रहा है वही फिस्कल डेफिसिट है। इसके बाद में जीएसडीपी की बात करते हैं। तो जीएसडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो राज्य की कुल आर्थिक उत्पादन क्षमता है उसको राज्य का जीडीपी कहते हैं या जीएसडीपी कहते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट टू जीएसडीपी यह बताता है कि राज्य की कुल अर्थव्यवस्था के मुकाबले सरकार का घाटा कितने परसेंट है। जो राज्य की कुल अर्थव्यवस्था के मुकाबले सरकार का घाटा कितने प्रतिशत है, तो यह घाटा जो है 2026-27 में 2.65% है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एफआरबीएम एक्ट, जिसे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के अनुसार राज्य को फिस्कल डेफिसिट लगभग 3% के अंदर रखना होता है। हरियाणा में भी है 2.6, जो 3% से नीचे ये है 2.65% है हरियाणा में। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय। यह वह खर्चा जिससे सड़क, पुल व इमारत, अस्पताल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, संपत्ति इत्यादि बनती है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले सिर्फ 7% बजट विकास कार्यों में जाता था, अब 12.6% ये जो विकास कार्यों में जा रहा है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर टू टोटल बजट 12.6% 2026-27 में
और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर टू टोटल बजट है 15.7% 2026-27 में। अब है रिवेन्यू डेफिसिट या टोटल बजट। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा क्या होता है? वेतन, पेंशन व सब्सिडी माइनस में राजस्व खर्च में आता है वेतन, पेंशन, सब्सिडी माइनस में राजस्व आय। राजस्व आय कहाँ, जो सरकार को आय कहाँ से होती है? टैक्स और फीस से होती है। अगर खर्च आय से ज्यादा है तो घाटा होगा। 2026-27 में अनुमानित जो फिजिकल डेफिसिट है वो 5.90 है। और इसके अलावा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये रेवेन्यू डेफिसिट है 5.90। और इसके अलावा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, यह सामान्य राजस्व घाटे से थोड़ा अलग होता है। जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, ये रेवेन्यू डेफिसिट माइनस में कैपिटल ग्रांट्स होता है। मतलब जो पैसा राज्य संस्थाओं को पूंजीगत काम के लिए दिया गया है उसे घटाकर असली घाटा निकालते हैं। जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट टू जीएसडीपी है 2026 है, ये 0.41% है। और अब हम जो बजट की मेन चीजें पढ़ेंगे। जो टोटल बजट का कुल आकार 2026-27 में कुल बजट है 2,23,658.17 करोड़ रुपए इस बार बजट पेश किया गया। और जो 2025-26 का बजट है ये 2,02,816.66 करोड़ रुपए है, जो पिछले बजट की तुलना में इस बार बजट में 10.28% अधिक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिछले साल की तुलना में इस बार कितने परसेंट अधिक बजट है, तो 10.28% अधिक है। नेक्स्ट है जो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इनका कितना योगदान है? तो इसका योगदान 2025-26 में बताया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र का 16.9% योगदान है, द्वितीयक क्षेत्र का जो 29.1% योगदान है, और जो टर्सरी सेक्टर है उसका या तृतीयक क्षेत्र का 54% योगदान है। तृतीय क्षेत्र में जो सेवा सेक्टर आते हैं उसका वो शामिल होता है। और इसके अलावा जो है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास दर 2025-26 की है, ये बताया गया है। तो जो राष्ट्रीय है जो जीडीपी है वो तो 7.4% है, पर हरियाणा की जो जीडीपी 2025-26 में 9.5% रही है। इसके अलावा कांस्टेंट प्राइस के बारे में बताया गया। कांस्टेंट प्राइस होता है महंगाई हटाकर असली आर्थिक वृद्धि देखना, यानी रियल ग्रोथ देखना, इसमें महंगाई को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि राजस्व प्राप्तियां। सरकार को इनकम कहां से होती है? यह सरकार की कमाई है, इसमें शामिल है। पहले तो टैक्स, इसमें जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी शामिल होती है। और केंद्र से मिलने वाला हिस्सा, तो जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है उसमें भी राज्य सरकार को आय होती है। इसके अलावा फीस व अन्य। जो 2025-26 में जो रिवेन्यू रिसिप्ट थे वो 1,27,507.25 करोड़ रुपए थे, जबकि 2026-27 में यह 1,46,163.32 करोड़ रुपए हो जाएंगे। जो रिवेन्यू डेफिसिट टू जीएसडीपी या राजस्व घाटा जीएसडीपी 2025-26 में जो रेवेन्यू वो थे 1.33 और 2026-27 में ये 0.87 हो जाएंगे। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम, ये इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम कितनी है या नेशनल इनकम कितनी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रमुख राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो जो नेशनल इनकम पूछे कि नेशनल इनकम कितनी है हरियाणा के व्यक्तियों की, तो ये है 2,19,575 रुपए प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय है। इसके अलावा जो हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय पूछी जाए तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2025-26 में
3,95,618 रुपए है। और नेशनल इनकम है 2,19,575 रुपए। और जो पर कैपिटा इनकम हरियाणा की वो है 3,95,618 रुपए है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से इस से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेन तो ये पूछा जाता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है हरियाणा की। तो हरियाणा की 2025-26 में पर कैपिटा इनकम 3,95,618 रुपए है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जीडीपी एट कंसिस्टेंट 2011-12 एंड करंट प्राइस स्थिर 2011-12 जो मूल्य तथा चालू मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो राष्ट्रीय है ये तो है 7,58,505 रुपए 505 करोड़ रुपए। और हरियाणा की 2025 में 13,67,769 करोड़ रुपए। इसके बाद बात करते हैं कि सरकार का पैसा सरकार के पास कैसे आता है पैसा। तो सरकार उधार से 34.09% उधार से पैसा आता है। केंद्र से आता है 13.71% और गैर कर राजस्व से आता है 4.8% और राज्य का अपना कर राजस्व से आता है 46.79% और अन्य प्राप्ति आती है 0.55%। और पैसा खर्च कहाँ होता है राज्य सरकार का, तो ये बताया गया 2026 ऋण भुगतान में होता है 29.23%, जबकि आर्थिक सेवाएं में 21.01% और सामान्य सेवाएं में 15.45% जो खर्च होता है। और सामाजिक सेवाएं में 34.31% खर्च होता है, 34.31%। नेक्स्ट है जो कुल राजस्व प्राप्तियों का की संरचना क्या है। तो यानी कि पैसा आता कहाँ है, तो कंपोजिशन ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। तो भारत सरकार से अनुदान मिलता है 7%, राज्य का अपना गैर कर राजस्व होता है 7% और केंद्रीय करों का हिस्सा है 14% और राज्य कर राजस्व है 72%। यहाँ से सरकार को पैसा आता है। इसके बाद में मेन जो परियोजना है स्टार्ट की गई उसके बारे में पढ़ेंगे। किसानों को कृषि के लिए जल्दी बिजली कनेक्शन व निर्बाध बिजली देने के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनेगी। यह सभी 5,084 कृषि फीडरों और 7.1 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवाएं देगी। तो हरियाणा जो किसान है उनको खेती के लिए जो बिजली चाहिए पानी के लिए, उसके लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम नाम से एक कंपनी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा हम पढ़ते हैं राज्य की जो ग्राम सभा पैक्स और श्रम और निर्माण समितियां का सशक्तिकरण किया जाएगा। जो ग्राम सभा की हर बैठक में 6 नए कार्यों पर चर्चा करना अनिवार्य कर दिया गया है। कम से कम 300 पैक्स को लाभ में लाने का लक्ष्य है और श्रम व निर्माण समितियों को 4,000 करोड़ रुपए के सरकारी कार्य आवंटित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा सभी सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा। मतलब इन सभी संस्थानों के ऊपर सोलर प्लेट लगाई जाएगी और इनको सौर ऊर्जा आधारित संस्थान बनाया जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सोनीपत, हिसार, अम्बाड़ा शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, पानीपत, नीलोखेड़ा, बहादुरगढ़, बरवाड़ा में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5,000 करोड़ रुपए का विशेष सक्षम फंड बनेगा। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रथम आदर्श परीक्षा केंद्र की स्थापना 25 दिसंबर 2026 को कुरुक्षेत्र जिले में किया जाएगी। मतलब पीपीपी मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और पहला परीक्षा केंद्र 25 दिसंबर 2026 को कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा को हरित स्वस्थ
बनाने की दिशा में 100 करोड़ रुपए के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना की जाएगी। मतलब जो ग्रीन हरियाणा की, जो स्वस्थ हरियाणा, ग्रीन हरियाणा बनाने के लिए 100 करोड़ के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2026-27 में 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों का HPV वैक्सीन से टीकाकरण होगा। हर जिला एवं उपमंडल अस्पताल में विशेष स्वस्थ नारी सशक्तिकरण परिवार क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो मई 2026 में इनोवेशन चैलेंज का आयोजन करके सर्वोत्तम AI टीमों का चयन किया जाएगा। 1 नवंबर 2026 से चयनित टीमों के सफल मॉडलों को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा और निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई मेक इन इंडिया नीति के तहत सभी ब्लॉकों में औद्योगिक निवेश तथा कर्मचारियों की भर्ती एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वित्तीय प्रोत्साहन व सब्सिडी 48,000 से बढ़ाकर 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट है, एक्सपर्ट कमेटी से सलाह लेकर वर्ष 2026-27 में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब जो अकुशल कर्मचारी है उसकी जो वेतन या मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। अब ये एक्सपर्ट कमेटी से सलाह लेकर यमुना नदी में जल प्रदूषण को कम या समाप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा। जो यमुना नदी का जो प्रदूषण कम करने के लिए एक नया मिशन स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा 19 दिसंबर 2025 को झांसी को राज्य के 23वें जिले के रूप में गठित किया गया। इसे अब एक अत्याधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। जो हरियाणा राज्य का 23वां जिला है झांसी, वो 19 दिसंबर 2025 को जिसकी अधिसूचना जारी हुई थी, उसको अब एक अत्याधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो इतना बजट आया है वो कौन से डिपार्टमेंट को कितना बजट मिला है। तो मुख्य आवंटन, मेजर एलोकेशन, जो एग्रीकल्चर व अलाइड सर्विस को 8319.77 करोड़ रुपए दिए गए। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज को 741.55 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा कोऑपरेशन को 1970 करोड़ रुपए दिए गए। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को 23,603.69 करोड़ रुपए दिए गए। तो एजुकेशन को 23,603.69 करोड़ रुपए दिए गए एजुकेशन और स्पोर्ट्स को, जो डिपार्टमेंट है उसको। इसके अलावा यूथ एम्पावरमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप को 1512.21 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो जो हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर, जो आयुष या ESI, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को 14,007.28 करोड़ रुपए दिए गए। होम, सिविल डिफेंस और प्रिजनर को जो 8475.01 करोड़ रुपए दिया गया है। और हम बात करें एनर्जी को, जो बिजली उत्पादन है उसको, जो एनर्जी है उसको 6868 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, वेलफेयर ऑफ SC एंड BC और अंत्योदय सेवा, उसको 17,250.72 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को 2263.29 करोड़ रुपए दिया गया है। डेवलपमेंट एंड पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट को 8703.74 करोड़ रुपए दिया गया है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन को 4116.13 करोड़ रुपए दिया गया है। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन लोकल बॉडीज को 6797.57 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसके अलावा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड SME के लिए
1950.92 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स मतलब सिंचाई और वाटर प्रबंधन के लिए 6446.57 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर को 5912.02 करोड़ रुपए इस बजट में इनको रकम दी गई है। इसके अलावा पब्लिक वर्क्स को 5893.66 करोड़ का बजट पेश किया गया और रेवेन्यू ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फायर सर्विस लैंड रिकॉर्ड एंड को 4024.28 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसके अलावा जो इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 29,266.62 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। मतलब जो सरकार ने कर्जा ले रखा है उसका इंटरेस्ट भुगतान करने के लिए 29,266.62 करोड़ रुपए तो इंटरेस्ट के भुगतान के लिए अलग से बजट पेश किया गया है। इसके अलावा पेंशन के लिए 17,430 करोड़ रुपए जो पेंशन जो दी जाती है उनके लिए 17,430 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट इन एक्सक्लूडिंग जो WNM में है इसके लिए 36,101.68 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये थी आपके लिए वीडियो। इसमें हमने फरवरी जो है 2026 हरियाणा करंट अफेयर और जो अब बदले गए हैं कुछ राज्य के राज्यपाल उनके नाम पे डिस्कस किया और बजट जो हरियाणा बजट 2026 है उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।